लद्दाख में महीनों से चले आ रहे चीन और भारतीय सेना के बीच जो एक तनातनी चल रही थी, 15 और 16 की रात में उसने एक खूनी शक्ल इख्तियार कर लिया और उसमें उस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक जवान शहीद हो गए। उन तमाम सैनिकों को जो शहीद हुए हैं हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सरकार के सामने कई तरह के सवाल इसके बाद खड़े होते हैं। महीनों से ये चल रहा था, लद्दाख में सेना आमने सामने थी और सरकार लगातार इस सच को छुपाने में लगी हुई थी। गलवान की पहाड़ी घाटी या पहाड़ी जो भी कहिए बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ भारत सड़कें बना रहा था और चीन को ये पसंद नहीं था। उसने इस काम को रोक दिया। वो कई महीनों से आके उसने एक तरह से भारतीय सीमा में प्रवेश कर उसने उस काम को रोका और जो कहा जाता है कि फिंगर 4 पे आके उसने कब्ज़ा जमा के लिए फिंगर 8 तक की वो LAC जिसको कहा जाता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वो फिंगर 8 पे है, लेकिन फिंगर 4 पे आके उसने अपना कब्ज़ा जमा लिया है। जो स्थितियां सामने आई हैं इसमें क्या, लेकिन यह है कि दोपहर तक कल 15 तारीख की रात की घटना थी। उसी बीच दोनों भारत और चीन के सैनिकों में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में पहले 3 सैनिक जिसमें एक अधिकारी भी हैं उनकी शहादत की खबर आई और फिर बाद में सेना ने देर शाम इसकी पुष्टि भी की कि 17 और सैनिक जो ज़ख्मी हुए थे वो भी शहीद हो गए। दरअसल इसे बहुत अगर कहा जाए कि बहुत दिन से ये चीज़ें चली आ रही थी, जो सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेफ्टिनेंट जनरल गुल HS पनाग ने भी एक आलेख लिखा, फिर रक्षा मामलों में विशेषज्ञ पत्रकार अजय शुक्ला ने भी इसे लेकर आलेख लिखे। कुछ और पत्रकारों ने जो रक्षा मामलों के जानकार थे उन्होंने भी लिखा कि कारगिल जैसी स्थिति बन रही और भारत उससे आँख चुरा रहा है और वो स्थितियाँ आज सामने आ गई। और चीन जो है लगातार वो घुसपैठ कर रहा है, सिक्किम है, अरुणाचल है से घुस रहा है, नेपाल पे उसने शह दी है, नेपाल आंखें तरेर रहा है। 6 जून को भी इसी तरह की कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन फिर बाद में बातचीत के भी रास्ते खुले हुए थे। कहा यह जा रहा था कि डीएस्केलेट करने के लिए सारी कुछ हो रही थी, लेकिन वहाँ जिस तरह की घटनाएँ हुई वो एक अपने आप में बहुत दुखद है। बार बार ये बात कही जाती है कि हम पाकिस्तान से तो लड़ाई लड़ लेते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एयर स्ट्राइक कर लेते हैं, स्ट्राइक की बात करते हैं, जितना धमकाना हो धमकाते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है कि रक्षा मंत्री जब जॉर्ज फर्नांडिस थे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, या फिर मुलायम सिंह यादव जब बार बार, तो उन्होंने चीन को दुश्मन नंबर 1 कहा था। और वाजपेयी जी ने तो हाउस ऑफ द फ्लोर ये बात कही थी कि ये वाजपेयी जी के कार्यकाल में, माफ़ करेंगे, जॉर्ज फर्नांडिस ने, कि चीन दुश्मन नंबर 1 है। हालांकि बाद में उन पर काफ़ी दबाव भी पड़ा, उन्हें अपना बयान वापस लेने के लिए भी कहा गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके बातें हुई। जैसे मैंने कहा कि अजय शुक्ला और लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने अभी हाल ही में 2 आलेख लिखे थे कि लगातार पिछले महीने से ये सारी बातें चल रही और हम आंखें बंद किए हुए, आंखें मूंदे हुए और मामले को भटकाने की कोशिश करते रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी बार बार सवाल उठाए, लेकिन देश को ये बताने की बजाय कि क्या हो रहा है असल में, मुद्दों को भटकाते रहे। कि लद्दाख के जो सांसद है उन्होंने भी एक बाद में एक ट्वीट किया, राहुल गांधी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए बताया कि नेहरू जी के ज़माने में कौन कौन से इलाके चीन ने हथियार लिए थे। यानी एक जस्टिफिकेशन करने की तरफ भाजपा की तरफ से कि नेहरू जी के ज़माने में अगर चीन ने ले लिया तो अब नरेंद्र मोदी के ज़माने भी चीन ले लेता है, तो कोई गलत नहीं करता है।
तो इस तरह की चीज़ें हुई और ये शायद 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब हमारे सैनिक मारे गए हों चीन के हाथों। हाँ, 2017 में भी डोकलाम में लगभग यही स्थिति थी, बहुत कन्फ्रंटेशन हो रहा हुआ। हालांकि इस बीच हम झूला भी झूलते रहे चीनी राष्ट्रपति के साथ, तटों पर भी घूमते रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के बनने के बाद 9 मौके ऐसे आए जब चीन के राष्ट्रपति और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। हालांकि सेना ने बाद में आधिकारिक तौर पर सारी चीज़ों की पुष्टि की और उसने कहा कि अखंडता और संप्रभुता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सैनिक अब अलग अलग हो गए हैं, ये बयान आया। हालांकि ये भी है कि डिप्लोमेटिक वार्ता भी चल रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल उठेंगे। कहा यह जा रहा है कि चीन के भी 37 सैनिक मारे गए हैं। चीन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन भारतीय खबरों में, भारतीय मीडिया में जो खबरें आई हैं उसमें 37 सैनिकों के मारे जाने की खबर चीन की भी है। ग्लोबल टाइम वहाँ का एक मीडिया घराना है जो एक तरह से सरकार का माउथपीस है। वो ज़्यादातर ट्वीट वगैरह करता है, तो ट्वीट करके उसने शुरू में कहा था कि 2-4 सैनिकों की बात की थी, लेकिन बाद में उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो ये सारी है चीज़ें। तो जाहिर है कि जब मामले को भटकाने की भी कोशिश की गई और पूर्वी चीनी सैनिकों के साथ जैसा सोमवार रात में हुई ये सारी घटना और शहीद होने की पुष्टि हुई है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल क्या नहीं किया जाना चाहिए कि जब आप चीन के राष्ट्रपति से 9 बार मिले तो लगातार चीन की सेना ने लगभग 45 साल बाद भारतीय सेना को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे उसने हिम्मत कैसे कर ली। जिस चीन के राष्ट्रपति को हमारे यहाँ आने पर मोदी जी के नेतृत्व में हम पलक पामड़े बिछाकर स्वागत कर चुके हैं, मोदी जी उनके साथ झूला झूल चुके हैं, उसी चीन की शहर पर नेपाल भी हमें आंखें तरेर रहा है, तो क्या हमें सरकार से सवाल नहीं करनी चाहिए। मोदी जी को ये बताना भी चाहिए कि करोड़ों रुपए खर्च कर वो चीन गए, घूमने गए थे या कूटनीतिक संबंध की प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए। उसके बाद ये सारी घटनाएं होती तो बहुत सारे सवाल सरकार पे होते हैं। हालांकि अपनी सेना पर हमें भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है, सरकार के साथ हम तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विपक्ष के सवाल पर भी भाजपा और उसके मंत्री सवाल का सही जवाब देने के बजाय मामलों को तार्किक बहसों में उलझा कर गोल मोल बातें किया करते थे। ये सवाल भी अपने आप में बड़ा है कि आखिर ऐसा क्यों। जब भारतीय विदेश नीति कटघरे में हो, खड़ी हो जाती हो, तब सवालों से बचने के बजाय देश के सामने बहुत कुछ जो बातें घटती हैं, जो उसके एक पारदर्शिता तो होनी चाहिए और तथ्यों को सामने रखना चाहिए, जिसे रखने में सरकार नाकाम रही है। अब 20 सैनिकों की शहादत एक बड़ी घटना है। चीन के साथ इस तरह की तनातनी, उसके बाद इस तरह की घटना नेपाल आंखें दिखा रहा है, उसमें हमारे क्षेत्र को, हमारी ज़मीन को अपने नक्शे में अगर डाल दिया है, तो जाहिर है कि चीन हर तरह से घेरेबंदी करने में लगा हुआ है भारत की, और फिर भी हम झूला झूल रहे हैं, तो ये सवाल होंगे तो उठेगा ही सरकार पर भी और सरकार के रणनीतिकार पर भी। आगे क्या हो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 20 सैनिकों की शहादत एक बड़ी घटना है, और अगर आज हम चुप हो गए तो कल आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल तो करेंगी कि जब देश पे संकट था, प्रधानमंत्री चुप थे, तो आपने उन्हें जगाया क्यों नहीं। प्रधानमंत्री जी को हम तमाम लोग जगाएं, सरकार को जगाएं और उनसे कहें कि देश के सामने जो वस्तुस्थिति स्थिति है आप सामने रखें। आप बार बार
चीज़ों को सामने रखते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो जाहिर है कि हम उनसे जवाब चाहते हैं। वो मौन क्यों है, ये बड़ा सवाल है। वो हर बड़े मुद्दे पे मौन हो जाते हैं। अभी चीन का मसला बड़ा मसला है। प्रधानमंत्री को वो बताना चाहिए देशवासियों को, भारत की रणनीति की जानकारी भले न दे, लेकिन भारत के मजबूत इरादों को लेकर, ठोस इरादों को लेकर हम अपनी बात तो हम लोगों के सामने रख ही सकते हैं। 1962 में जब चीन के साथ जंग हुई थी और हम बुरी तरह हार गए थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन पे आज भी बहुत सारे तोहमत लगते हैं चीन से जंग हारने का, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। उस राष्ट्र के नाम संबोधन को सुने और सवाल ज़रूर पूछें सरकार से कि कई बार खामोशी, चुप्पी कमज़ोरी का निशानी होती है, कमज़ोरी की अलामत होती है। चुप्पी ज़रूरी है, लेकिन हर जगह नहीं, बार बार नहीं। और चीन बार बार हमें धमका रहा है, आंखें दिखा रहा है, जाहिर है कि हमें उसी तरह से जवाब देना होगा। ये बातें ठीक लगी हों तो इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। चीनी फौजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मुल्क में घुस आए। उधर पूर्वी सीमा प्रांत जो है नेफा, उसके हमारी सरहद से आए इधर, और उन्होंने हमारे फौजी जो वहां दस्ते थे उन पे हमला किया था। उसके बाद काफी एक बड़ी जंग हुई वहां, और चीनियों ने इतनी बड़ी फौज वहां डाली कि उन्होंने हमारे उससे छोटी फौजों को हटा दिया और दबा दिया।